से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। कई बच्चों का डाउट रहता है, सर सीजी वापम की हमें तैयारी करनी है, कैसे शुरुआत करें, क्या क्या पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी किताब फॉलो करें, कितना टाइम लगता है तैयारी करने में, क्या सेल्फ स्टडी से तैयारी हो जाता है कि ज़रूरी है कोई कोचिंग ज्वाइन करना। तो इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा, और मैं अपने अनुभव से बताऊंगा आपको कि तैयारी कैसे की जानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होती है, कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें, सारे डिटेल आपको बताऊंगा। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। जो लास्ट गोल्डन रूल है वो आपको लास्ट में मिलेगा, कोई एग्जाम क्रैक करना है तो, और खास करके सीजी वापम का एग्जाम। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सीजी वापम क्या है। सीजी वापम एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। कई लोग बोलते सर मुझे सीजी वापम की तैयारी नहीं करना है, मेरे को पटवारी की तैयारी करना है। देखिए, आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करते, पटवारी का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, किसी पोस्ट का तैयारी नहीं करते, आप तैयारी करते हो सिलेबस का, ठीक है। आपको तैयारी करना होता है सिलेबस का। जो सीजी व्यापम है, ये सीजी व्यापम क्या है, एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। आमतौर पे छत्तीसगढ़ में 2 विभाग ऐसे हैं जो एग्जाम लेते हैं, 2 बॉडी है, एक सीजी व्यापम, एक सीजीपीएससी, ज़्यादातर यही 2 एग्जाम लेते हैं। तो आप पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ये सारे जो एग्जाम है, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, ये सारे एग्जाम कौन लेता है? ज़्यादातर सीजी व्यापम लेते हैं। तो आप सीजी व्यापम की तैयारी करते हैं, ठीक है, सीजी व्यापम के सिलेबस की तैयारी करते हैं, किसी इंडिविजुअल कोई पोस्ट का तैयारी नहीं करते, ठीक। अब सिलेबस क्या होता है? देखो, ज़्यादातर पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, सभी का सिलेबस आपको यही मिलेगा, ठीक। तो हम चर्चा करेंगे सीजी व्यापम का जो कॉमन सिलेबस होता है, इस एग्जाम का कॉमन सिलेबस होता है 150 मार्क्स का, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये 150 मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड है, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सर कौन कौन से एग्जाम में काम आएगा। सीजी वापम तो बोल रहे हो, सीजी वापम का पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, मैंने बताया लगभग ऐसे सभी एग्जाम्स में आपका यही सिलेबस फॉलो होता है। कुछ एग्जाम में पैटर्न बदल जाता है, सिलेबस यही रहता है। जैसे हॉस्टल वार्डन की बात करूँ तो हॉस्टल वार्डन में रीजनिंग यहाँ पे नहीं आएगा, रीजनिंग नहीं आता हॉस्टल वार्डन में, और थोड़ा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। जैसे इंडियन जीएस यहाँ 35 का है, वो 20 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जीएस 15 है, वो 20 हो जाता है, मैथ्स भी 20 हो जाता है, कंप्यूटर 50 हो जाता है। ऐसे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो चेंज हो जाता है। एडीओ बोलोगे तो एडीओ में कुछ सब्जेक्ट हट जाते हैं, 2 नए ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कुछ सब्जेक्ट हट जाता है, कभी कुछ ऐड हो जाता है, बाकी जो कॉमन सिलेबस है यही रहता है। तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, पहले सिलेबस जान लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जो इंडियन जीके है वो 35 मार्क्स का रहता है, और इस इंडियन जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? तो मेनली 5 सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, ठीक है। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और विज्ञान हो गया। 5 सब्जेक्ट आपको इंडियन जीके में मिलेंगे इंडियन जीएस में। सीजी जीके में भी छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास आपका रहता है, और ये पूछा जाता है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। मैथ्स जो पूछा जाता है 30 मार्क्स का। मैथ्स में भी सिलेबस, देखिए कई लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर इसमें जो सिलेबस दिया रहता है, या सीजी वापम या कोई एग्जाम के लिए सिलेबस जारी करता है, तो क्या सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है, उसके बाहर नहीं पूछा जाता? तो देखिए, इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा। वो जो सिलेबस जारी करता है वो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए करता है, ठीक है, एक आइडिया लेने के लिए कि हाँ भैया यहाँ से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं।
ये कहीं नहीं लिखा है कि इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता और जो उसमें लिख दिया वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो सर कैसे मालूम चलेगा? तो देखिए आप सिलेबस को आइडिया लेने के लिए जरूर देखें, है ना, लेकिन प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा भैया कहाँ कहाँ से टॉपिक उठाता है। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा, मैथ्स में इतना ही लिख दिया तो बस उतना ही पूछता है। रीजनिंग पूछा जाता है 15 मार्क्स का, कंप्यूटर 20 मार्क्स का, हिंदी 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 मार्क्स का और करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का। करंट अफेयर्स किसका करंट अफेयर? तो इसमें इंडिया का भी रहता है, छत्तीसगढ़ का भी रहता है और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स के सिलेबस रहते हैं, लेकिन कुछ एक एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर देता है, बट आमतौर पे जो कॉमन सिलेबस रहता है वो यही रहता है। ठीक है, अब सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी एग्जाम को निकालने के लिए? आप कैसे एग्जाम क्रैक किए, ये सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर ही बता दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको बात ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये विवादास्पद भी हो सकता है, मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको किसके लिए पढ़ना है? मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ना है, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ना है, अंक अर्जित करने के लिए पढ़ना है, ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ना है। सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तक तो सब यही बताया कि नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। हाँ पढ़ो, लेकिन ये बेटा कंपटीशन का फील्ड है। ठीक है, ये कंपटीशन का फील्ड है, आपको यहाँ ज्ञानी कोई देखना नहीं चाहता। आप बस एग्जाम क्रैक करो, जॉब लो। ठीक है, नॉलेज कितना है उससे कोई मैटर नहीं, मार्क्स कितना है उससे मैटर होता है। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कई लोग का मार्क्स नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होता, उससे कोई लेना देना नहीं होता, बट सेलेक्टेड हो गया तो वही नॉलेजेबल पर्सन है, ये माना जाता है। ठीक, तो इस बात को कहने से क्या मतलब है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। क्या होता है कभी कभार, सपोज कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो, अब मैथ्स किसी को इतना अच्छा लगने लग जाता है कि वो मैथ्स में डूब गया, हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, एक एक चैप्टर से 700-800 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना बनता है बात। कई ऐसे किताबें एक एक टॉपिक के उसमें 400-500 क्वेश्चन हैं, तो ऐसा थोड़ी ना। आप फिर उसमें ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हो। किसी को इतिहास अच्छा लग जाता है, फिर वो इतिहास ही इतना पढ़ने चले गया, अकबर के बारे में सर ये उसकी पूरी जीवनी लिख डाल रहा है, जीवनी पढ़ डाल रहा है। ठीक है, बाबर अच्छा लग गया, वो बाबर नामा पढ़ ले रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है भैया, इतना तो बाबर खुद अपने बारे में नहीं जानता हो जितना आप जान ले रहे हो। तो ये इस फीलिंग को आपको कंट्रोल करना है, आपको नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनपुट आउटपुट रेशियो को ध्यान देना होता है। और सर ये कैसे करना है ये बताऊंगा आगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशियो, सर ये क्या होता है? देखिए, हमेशा आपको ऐसे सिलेबस पे ध्यान देना है जहां मेहनत कम रहे, मार्क्स ज्यादा रहे। मार्क्स ज्यादा रहे, इस बात का ध्यान रखना आपको। मेहनत कम, मार्क्स ज्यादा, ना कि मेहनत ज्यादा और मार्क्स कम। ठीक, जैसे मैं इधर बताता हूं, जैसे आप पहला कदम इस फील्ड में रख रहे हैं और आपको नहीं मालूम क्या पढ़ना है। ठीक है, आप एकदम जीरो है, 150 में अभी जीरो लाने के काबिल हो, 150 में जीरो हो, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा कि आप इंडियन जी के उठा लें, है ना, इंडियन जी के उठा लें, तो आप ये 35 में 35 स्कोर करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और इवन 35 में 35 होता भी नहीं है, 35 में 25-30 मैक्सिमम ला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसी को करने में आपका 6 महीना साल भर लग जाएगा। लेकिन वही मैं बोलूं, कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर आप उठाए ना तो इसको 20 मार्क्स आप इजिली 20 में 17, 18, 19 ये आराम से एक हफ्ते में आप लेके आ सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में 20 मार्क्स कवर कर सकते हो। तो ये इतने सारे 150 मार्क्स के सिलेबस में कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें मेहनत कम लगता है और मार्क्स ज़्यादा मिलता है, और कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और मार्क्स बहुत कम मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया 150 में 150 ला के सिलेक्शन नहीं लिया जाता। हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ। ठीक है, आपको सही गाइडेंस के साथ पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है। 150 में आप देखोगे 105 में, 110 में, इतने में टॉप हो जाता है। इससे सीधा सीधा ये मतलब कि भैया टॉपर को भी 40 मार्क्स का 45 मार्क्स का ज्ञान नहीं है, और यकीनन नहीं होता। और जितने भी टॉपर रहेंगे या जितने भी सेलेक्ट हो जाते हैं ना, वो आपको यही सजा देगा भैया ऐसे पढ़ना जिससे एग्जाम निकल जाए, ये नहीं कि बस ज्ञान हासिल करो। ठीक है, तो आपको इनपुट आउटपुट रेशो का ध्यान रखना होता है। ठीक, प्रॉपर डायरेक्शन बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि एकदम मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना भी तो जरूरी है ना। आप बस मेहनत किए जा रहे हो। आप मान के चलो, मैं बोलूँगा कि आप भैया दौड़ो और पूर्व की दिशा की ओर जाओ, आप ठीक है चले गए पूर्व दिशा की ओर, लेकिन आपको जाना था किधर? वेस्ट में। आप मेहनत तो कर रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन किधर जा रहे हो? पूर्व दिशा की ओर जा रहे हो। जाना किधर था? वेस्ट की ओर जाना था। तो क्या आप मंजिल पर पहुंच पाओगे? नहीं, बहुत टाइम लगेगा, कहाँ भटक जाओगे दिशा से। तो प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कई बच्चे पूछते हैं सर कोर्स अवेलेबल है क्या? तो अपने लाभ की भी बात करूंगा मैं, और कई लोग इससे चिढ़ते भी हैं, और पता नहीं इतना क्यों जलन होता है, कितना क्यों चिड़ होता है। कई बोलेंगे बिजनेस करना चालू कर दिए, हाँ कर रहे हैं, आपके जैसे तो नहीं है कम से कम। और कई ये भी कहते हैं कि सर इतने बार बताने की क्या जरूरत, टॉप किए। आपको चिड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कभी एग्जाम निकाल नहीं पाए हो, जिनको चिड़
जो जस्ट वीडियोस के बाद देखना, कमेंट आना, और ये कमेंट देख के मेरे को सचमुच में बहुत खुशी होती है। कम से कम लगता है कि इन लोगों से तो मैं आगे हूँ। एक बच्चा कमेंट कर रहा है इतने बार हो गया भाई, बस यही देखता हूँ, टॉप किया। उसको जलन इसलिए होती है क्योंकि मेरे को मालूम है वो बेरोजगार है, वो कभी कोई एग्जाम नहीं निकाल पाया, इसलिए जलन होता है। एक बच्चे से आमना सामना भी हुआ, रूबरू भी हुए, और पूछ रहा हूँ तुम क्या किए, नहीं मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, मैं बोला जलन बेटा तुमको इसीलिए हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल जलने वाले जलिए, लेकिन मैं बताता हूँ ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहें। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। क्यों ना बताऊँ, मैंने वो काम किया है जो बताने लायक है, ऐसे कुछ काम तो नहीं किया जो नहीं बताने लायक, तो बिल्कुल बताएंगे। कोर्स के देखिए, कोर्स के रिगार्डिंग कई बच्चे पूछते हैं, तो योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन पे, ठीक है, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, जिसका आमतौर पे अनुज शर्मा जी, पद्मश्री विभूषित अनुज शर्मा जी भी बताते हैं, तीजन भाई भी, और सौरव गांगुली, ये सारे लोग जो योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन का, हाँ वही एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप सीजी व्यापम या एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम दिलाना चाहें, और ये सब में तो मैंने चूंकि एग्जाम क्रैक किया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया है मुझे, और मेरा जितना भी अनुभव है, जितना भी नॉलेज है, उसमें इस कोर्स में मैंने समेट दिया है। तो ये सब फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप चाहें तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर है, ये डिस्काउंट करके फीस स्ट्रक्चर है। कई बच्चे पूछते हैं सर डिस्काउंट मिलेगा क्या, तो ये ऑलरेडी डिस्काउंट करके ये फीस है, बाद में इसकी रेट फीस जो है बढ़ जाएगी, ठीक। प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस जरूरी होता है, इस बात को ध्यान रखिए। कई बच्चे पूछते हैं सर सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता क्या, जरूरी है क्या कोर्स खरीदने का? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। बस फायदा क्या मिलता है, चाणक्य की एक बात मुझे याद आती है कि दूसरों की गलतियों से सीखिए। आप खुद गलती कर करके सीखोगे ना तो आपका उम्र कम पड़ जाएगा। तो बस किसी कोचिंग में जा रहे हो, कहीं किसी से गाइडेंस ले रहे हो, तो क्या होता है वो आपको आपका अपना खुद का अनुभव शेयर करता है आपको, ठीक है। जो गलती उसने की होती है वो आपको बचाता है उसको दोहराने से, जो चीज़ें नहीं करनी होती वो भी बताता है, जो चीज़ें करनी होती है वो भी बताता है। तो आप जो कोई फीस देते हो, कोई कोचिंग में जाके पैसे दे रहे हो, कोई गलत बात नहीं होता है। ये मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो, लेकिन खुद से जांच पड़ताल करते क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और एक बात समझ लीजिएगा, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना उसको पढ़ रहे हो, दिमाग खपत हो जाता है, इंसान डिप्रेशन में चल देता है, भाई और कितना पढ़ूँ। तो सारी चीज़ें के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी करोगे बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन नो डाउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी से गाइडेंस ले रहे हो, जरूरी नहीं कोई कोर्स लेके, कोई एग्जाम क्रैक किया हो, आपसे जाके बात करिए, सर क्या स्ट्रेटेजी बताई आपने, कैसे पढ़ाई किए, तो वो सजेशन लेके भी उनसे कोई किताब फॉलो करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल आप उनसे अनुभव लीजिए, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है किसी के पास जाके आप पूछ रहे हो तो, ठीक। तो ये कोर्स का स्ट्रक्चर है फीस का। अच्छा सर उस कोर्स में मिलेगा क्या, तो उसमें देखिए रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगे। कई बच्चे पूछते हैं सर लाइव क्लासेस चलती क्या, लाइव क्लासेस नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोज़, कई बच्चों का यही भी सवाल रहता है सर 8 बजे क्लास रहती है कि 10 बजे क्लास रहती है। मैं ये बता दूं, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ डले होते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी सर्च करते हैं और वीडियोज़ को देख लेते हैं ना, बस वैसे ही इसमें भी एप्लीकेशन में सारे वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़ डले हुए हैं। जितना भी आपको जो एग्ज़ाम में आना है ये इसमें से हो जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड वीडियोज़, जिस कोर्स की जितनी वैलिडिटी है, सपोज कोई हॉस्टल का कोर्स है 6 महीने की वैलिडिटी है, सीजी व्यापम फुल का कोर्स है 1 साल की वैलिडिटी है, मतलब उस वैलिडिटी के अंतर्गत आप रिकॉर्डेड वीडियोस को कभी भी देख सकते हो, कितने समय भी देख सकते हो, ठीक है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। सर लाइव क्लास नहीं होती, वही मैं बताया लाइव क्लास नहीं होता, वीडियोस रिकॉर्ड होकर डल सकता है, आप अपने अनुसार उस वीडियोस को कभी भी देख सकते हो। तो सर डाउट पूछना रहेगा तो कैसे पूछेंगे, इस पर आता हूँ मैं। और क्या मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ को। मैं पढ़ा रहा हूँ फिर आप लिख रहे हो, ये इतना टाइम कहाँ यार आपको। मैं चाहता हूँ कि आप कम टाइम पे चीज़ों को कवर करो, सिलेबस कवर करो, उतना टाइम नहीं होता है ना। तो आप हैंड रिटन नोट्स का सारा ले सकते हैं, आप इसको बस प्रिंट आउट करवाइए। ज़्यादातर ऐसा नहीं कि पूरा 100% नोट्स मिल जाएगा, 80% आपको नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। कुछ चीज़ें मैं खुद बाउंड होता हूँ, नहीं दे सकता, कई चीज़ों को मैं पीपीटी बनाया हुआ हूँ, तो वहाँ पे कई चीज़ें मैं नहीं दे पाता। और कई चीज़ अगर मैं सबसे पहली बार ही कवर करा रहा हूँ आपको, क्योंकि अपडेट होना पड़ता है रेगुलर, तो पहली बार किसी चीज़ को कराता हूँ तो उसका हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल नहीं होता, मैं खुद बच्चों को लिखवाता हूँ, बाद में उसी नोट्स को डलवाता हूँ। लेकिन 80% हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उसका प्रिंट निकालिए, बस वीडियो देखिए और इसको पढ़ते जाइए, आपका समय बच जाएगा। और क्या मिलेगा सर इसमें, तो पहला चीज़ रिकॉर्डेड वीडियो, दूसरा हैंड रिटन नोट्स, तीसरा गाइडेंस। अब सर ये गाइडेंस कैसा होता है, अगर आप कोर्स परचेस करने के बाद मेरे नंबर पे, ये नंबर आपको दिख भी रहा होगा, नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, यहाँ पे बता भी देता हूँ 8770123687 8770123687। कोर्स परचेस करने के बाद इस पर पेमेंट का जो रिसिप्ट मिलेगा उसको जरूर भेजिए,
मैं वहाँ पे क्या बताऊंगा कि वीडियोस को कैसे देखना है, पढ़ाई कैसे शुरुआत करनी है आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। अगर मैं कोई फीस ले रहा हूँ तो गाइडेंस का ले रहा हूँ, बाकी सब चीज़ तो रिकॉर्डेड है। यूट्यूब पे भी कई सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, तो वहाँ से देख सकते हो। गाइडेंस इसी प्रकार का है। कोई चीज़ डिस्कस करनी है आपको, रिवीजन से रिलेटेड याद नहीं हो रहा है, क्या पढ़ना है, कोई चीज़ आपकी कमजोरी है, मैथ्स नहीं बन रहा है, किसी को जीएस नहीं बनता, किसी से छत्तीसगढ़ नहीं बनता, किसी से इंग्लिश नहीं बनता, तो सर ये सब कमजोरी होने के बावजूद मैं एग्जाम कैसे निकाल सकता हूँ, ऐसे कुछ सवाल रहते हैं, उसको मैं जरूर डील करता हूँ। तो गाइडेंस मतलब उसी प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं। फिर बच्चों का सवाल रहता है सर डाउट कैसे क्लियर होगा जब आप लाइव क्लास नहीं रहते, लाइव रहते हैं तो पूछाते हैं। देखिए इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं। इसका जवाब देने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, जो बहुत फेमस कोचिंग है कोई भी जिसमें 700-800 बच्चे सामने पढ़ रहे हैं लाइव ऑफलाइन, तो क्या आपको लगता है कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाता है वहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना चाह रहा हूँ मैं। क्या आपको लगता है कि आप कुछ भी सवाल पूछोगे और डाउट क्लियर हो जाता है उस 700-800 की भीड़ में से? नहीं होता है ना, बहुत कम चांसेस है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। बट ऑनलाइन में इस क्लास में इससे बेहतर आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक। तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ सर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहती है, मतलब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है आपके लिए। अगर हो सकता है 8-10 बच्चे रहते तो सभी 8-10 बच्चे के लिए अवेलेबल रह पाए, लेकिन वही 800-1000 हो जाए तो बहुत कम चांस है कि आपका वो डाउट ले सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने निकाला है। पहला सॉल्यूशन, जैसे हो सकता है आपको मैथ्स में डाउट है, रीजनिंग में, ज़्यादातर तो इसी में डाउट आता है, उसके अलावा कोई डाउट नहीं आता, ज़्यादातर मैथ्स रीजनिंग में डाउट आता है। सपोज मैथ्स में कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप सर को पूछिए ऑफलाइन में, तो वो क्या करेंगे? आपको बोलेंगे कि मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको समझ आएगा, दोबारा बता देंगे उसी चीज़ को, और उसी चीज़ को ही बताएंगे, कोई नया चीज़ नहीं बताएंगे। बताया तो पहले भी है, आपको नहीं समझ आया तो दोबारा बता देंगे। तो उस चीज़ का मैंने सॉल्यूशन ढूंढा। मैंने जो वहाँ पे वीडियोस रेस्ट्रिक्शन होता है ना, क्योंकि एक कई कोचिंग वाले करते हैं कि एक वीडियोस को एक ही बार देखा जा सकता है, तो नहीं, वो वीडियो रेस्ट्रिक्शन को मैंने हटा दिया। एक वीडियो को आप कई बार देख सकते हो। तो पहला चीज़ वहीं पर क्लियर हो जाता है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप उसको दोबारा तिबारा प्ले करके देख लिया। अगर उसके बावजूद नहीं समझ आ रहा तो फिर वो आपका फॉल्ट है ना। किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो मैं लाइव आपसे बात भी कर लूँ तो आप नहीं समझ पाओगे। दूसरा, आपके पास ऑप्शन रहता है व्हाट्सएप या कॉल का, व्हाट्सएप या कॉल का, लेकिन कई बच्चे इसका मिसयूज करते हैं और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप कॉल पे मैं रिप्लाई तभी कर पाता हूँ किसी प्रकार का डाउट हो या कोई भी चीज़ हो जब मैं फ्री रहता हूँ। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं आपको नो डाउट कर दूंगा। बट कई बच्चे फिर छोटे मोटे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन भेज रहे हैं मैथ्स का कहीं से उठा के, जो सिलेबस में है नहीं, उसको सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतना टाइम लिटरली, भले आपको बुरा लगे, मेरे पास नहीं होता कि मैं एक आप कि किसी भी सवाल का जवाब दूं, हर एक प्रकार का सवाल का जवाब दूं, ठीक है। कोई बोल रहा है सर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, मैं कैसे, तो ऐसे सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाता। तो नॉर्मल गाइडेंस के लिए मैं अवेलेबल हूँ, बट डाउट आप व्हाट्सएप कॉल पे पूछ सकते हो। मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को मैं पहले क्लियर, यहाँ पे कोई मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, ठीक। तो ये चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। बट मैं अवेलेबल रहता हूँ, मैं नहीं तो मेरी असिस्टेंट कोई ना कोई आपको रिप्लाई कर देगा, रिप्लाई करने लायक चीज़ है तो, ठीक है। वापस आती है टाइम। टाइम मतलब क्या? कई बच्चे पूछते सर किसी सिलेबस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, ये एग्जाम क्रैक करने में कितना टाइम लगता है, हमारा गवर्नमेंट जॉब कितने टाइम में लगेगा। तो ये समय की बात की जाएगी, कितना समय लगता है लिटरली। अब इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस प्रकार से देना चाहूँगा। मैं बोल रहा हूँ ये आप हो और ये आपकी मंजिल है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान मान के चलो 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर का जर्नी आपको तय करना है। मैं आपको पूछूंगा कि आप ये 100 किलोमीटर बताओ कितने टाइम में पहुंच सकते हो। तो आपके मन में आएगा सर ये तो बता दीजिए मैं पैदल जाने वाला हूँ कि बाइक में जाने वाला हूँ कि कार में जाने वाला हूँ कि हेलीकॉप्टर मंगाऊंगा, क्या कुछ ना कुछ तो आएगा ना आपके माइंड में। बस वैसा ही है, आपको कितना टाइम लगेगा किसी सिलेबस को कवर करने में, किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने में, वो ठीक उसका जवाब यही है कि इतना डिस्टेंस, इतना जर्नी आपको तय करना है। अब ये डिस्टेंस हो गया, वो आपका एक सिलेबस हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें 100 किलोमीटर है तो वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पे कि आप किस रफ्तार से उधर जा रहे हो। कोई ऐसा मीडियम है जिससे आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो तो आप 1 घंटे में ही पहुंच सकते हो। 50 की रफ्तार से जा रहे हो 2 घंटे में, 25 की रफ्तार से जा रहे हो 4 घंटे में। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इंटेंसिटी है, आपका हार्डवर्क कितना है, आपका डिटर्मिनेशन कितना है, ये तय करेगा कि आप उस सिलेबस को कितने समय में तय करोगे। सर आपने बात को घुमा दिया, बताया नहीं कितना समय लगेगा। एक आइडियल टाइम अगर मैं बताऊं सीजी वापम क्रैक करने के लिए, तो जो आइडियल टाइम होता है आप एकदम जीरो से स्टार्ट करें, स्क्रैच से स्टार्ट करें तो 6 महीने लगते हैं।
अब अगर आप दुगना मेहनत कर रहे हो, और सर 6 महीने कब? जब आप 3 घंटे की क्वालिटी स्टडी करो ना डेली, 3 घंटे की क्वालिटी स्टडी। क्वालिटी स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि आप बीच में मोबाइल भी यूज़ कर लिए, फ़ोन पे बात कर लिए, खाना खा रहे हो तब पढ़ रहे हो, बीच में ब्रेक ले रहे हो, ऐसा नहीं। 3 घंटे मतलब 3 घंटे क्वालिटी स्टडी करो तो 6 महीने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगेंगे। एक आइडियल टाइम बता रहा हूँ आपको। अब अगर उसमें थोड़ा ढील दे के पढ़ोगे, बीच में गैप कर करके पढ़ोगे, तो ये 6 महीने का 1 साल भी लग जाता है। और डबल रफ्तार से मेहनत किए 6 महीने का 3 महीने भी लग सकता है। लेकिन कब? जब एकदम जीरो से स्टार्ट करें तब। सर 3 महीने तो मैंने किसी को एग्जाम क्रैक करते नहीं देखा, क्योंकि उसने डबल मेहनत किए भी नहीं होते, बीच में गैप करते हैं। ठीक है, कई ऐसे भी बच्चे हैं जो क्रैक कर लेते हैं। कोई अगर यूपीएससी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कवर कर रहा है तो ये तो फिर छोटे एग्जाम है, उतना तो सिलेबस तो है नहीं, है ना, किया जा सकता है। खुद अपने अनुभव से बता रहा हूँ मैं। ठीक, सर हमने तो देखा है कई 4-5 साल लग जाते हैं बोलते हैं। वो उन्हीं लोग बोलेंगे जिनका खुद 4-5 साल लगा होता है, या जिसका अभी तक लगा नहीं होता, तो वो डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी नहीं करते, डिसिप्लिन के साथ तैयारी नहीं करते। बाकी मैंने आइडियल टाइम बताया 6 महीना, रफ्तार डबल करोगे 3 महीने ही लगेंगे आपको। ठीक है, एक फ़ायदा ये होता है ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास का ये नेगेटिव पॉइंट है, ऑनलाइन क्लास का पॉजिटिव पॉइंट है। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में क्या फ़ायदा होता है? अगर मैं कोई 3 घंटे का वीडियो डाला हूँ, 3 घंटे का कोई वीडियो है, अगर ऑफलाइन कोई बच्चा अटेंड करेगा तो उसको पूरा 3 घंटा देना होता है उस टॉपिक को कवर करने में। 3 घंटा बैठे रहना पड़ेगा, उस 3 घंटे में ही 3 घंटे का कंटेंट ले पाएगा। लेकिन यही 3 घंटा अगर मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डाला हूँ एप्लीकेशन में, आप अगर उसको 2x स्पीड में, इसको बोलते हैं प्लेबैक स्पीड, मतलब मैं दुगनी रफ्तार से बोलूँगा। अभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तब भी समझ आ रहा है, अब बहुत तेज़ी से बोलूँ फिर भी आपको समझ आएगा, तो ये रफ्तार बढ़ जाता है। अब ये 2x में अगर आप इसको डाल के देखेंगे तो यही वीडियो 1.5 आवर्स में, मतलब 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा। तो ये फ़ायदा मिलता है एप्लीकेशन में अगर आप ऑनलाइन पढ़े तो। सर फिर क्या ऑफलाइन वाला जाना नुकसान होता है? नहीं, इसमें एक फ़ायदा ये रहता है, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन मेंटेन होता है, ऑटोमेटिक डिसिप्लिन बन जाता है। रेगुलर आप किसी ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो तो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, इसमें आपको खुद से लाना पड़ेगा डिसिप्लिन। ठीक, तो ये फ़ायदा रहता है ऑनलाइन का। ठीक है, ये गोल्डन रूल आखिरी पॉइंट पे आऊँगा, उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसमें फ़ायदा मेरा है लेकिन आपका भी है। इससे एग्ज़ाम क्रैक करने से रिलेटेड, एग्ज़ाम अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो मैं कहूँगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके बेनिफिट से रिलेटेड, आपके फ़ायदे से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड की जाती हैं। तो आप यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आएगा इसमें आपको मिल जाएगा, कैसे तैयारी करना है इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके जरूर रखें। 3 गोल्डन रूल जो यहाँ तक वेट किए होंगे तो उनके बारे में बताता हूँ। अगर आपको सच में कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये 3 गोल्डन रूल ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बिना सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज। हम आमतौर पे क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कभी नहीं करते। ये पहली गलती। ठीक है, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। लगता है ना कोई 2-3 साल 4 साल से पढ़ रहा है फिर सिर्फ पढ़ ही रहा है, कारण वही होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा है, सर ऐसे लोगों को भी देखा है, टाइम लग जाता है उनको तैयारी करने में, तो थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करना ही है। क्यों? क्योंकि आपको उसी पैटर्न पे ही तो सॉल्व करना है। ABCD 4 ऑप्शन रहेगा इस पैटर्न पे, तो जिस पैटर्न को आप एग्जाम में देखने वाले हो वैसे पैटर्न सॉल्व करोगे तभी तो तैयार हो पाओगे उस चीज़ के लिए। अब ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लिए तो आपको लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज दिलाना होता है। सर टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, पढ़ना अलग चीज़ होता है, याद रखना उस चीज़ को अलग चीज़ होता है, और एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म करना अलग चीज़ होता है। तीनों अलग अलग चीज़ें। और अगर मैं ये बोलूँ कि जरूरी नहीं जो जितना पढ़ रहा है वो उतना एग्जाम में मार्क्स लेके भी आए, तो मैं गलत नहीं हूँगा। क्यों? वहाँ एग्जाम फियर, एग्जाम प्रेशर ऐसा चीज़ होता है जो वहाँ आप बैठोगे आपसे गलती करवा ही देता है। ठीक है, आप कुछ और ऑप्शन मानना चाह रहे हो, कुछ और याद आता है, आपने पढ़ के आप पढ़ा हुआ है, रिवाइज्ड है सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ जाके घबरा जाते हो, आपको याद नहीं आता, टाइम कम पड़ जाता है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में, वो प्रेशर, वो फियर दूर हो जाता है टेस्ट सीरीज दिलाने से। ठीक है, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अगर आप सिर्फ आप टेस्ट सीरीज देना चाहें तो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहता है, ये आपको दिलाना ही है। ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, 3 गोल्डन रूल TOT, 3 गोल्डन रूल्स TOT। ठीक है, क्लियर? तो इतनी बातें थी इसके रिगार्डिंग। और कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।
मैं रिप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं समय मिले तो बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी स्वागत है, इंतज़ार करता हूँ। आप ही लोग हैं जो मेरे को और आगे बढ़ने पे मजबूर कर देते हैं, मोटिवेट नहीं करते, आप लोग मजबूर कर देते हैं आगे बढ़ने में। जो अच्छे कमेंट्स रहते हो तो मोटिवेट करते हैं, बाकी लोग मजबूर करते हैं आगे बढ़ने में, ताकि और आप लोग चिढ़ते रहें, जलते रहें, बुनते रहें। बट आपका भी स्वागत है मेरे चैनल पे। और हेटर्स, ऐसे ऐसे कमेंट्स देखता हूँ हेट करने वाले, लगता है कि यार कहाँ पैदा हुए इन लोग, सिर्फ ऐसा लगता है मेरी बुराई करने के लिए पैदा हुए। लेकिन स्वागत करता हूँ लोगों को, नई नए हेटर्स के रिक्वायरमेंट मेरे को रहते हैं। जो पुराने हेटर्स थे वो फैन में बदल गए, और वो 45,800 में शामिल हो गए। अब नए हेटर्स की ज़रूरत है ताकि उनको भी मैं फ़ैन बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।